What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 25 फरवरी। आज का दैनिक न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही सीरियस भी रहने वाला है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारे आर्टिकल आज जो है रस्से के ऊपर आ रखे हैं। तो ये जो आर्टिकल रस्से के ऊपर आ रखे हैं, इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगा। यानी कि अभी रिसेंटली जो है क्या क्या पोजीशन वहां पर बन रही है, किस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, रसिया ने किस तरीके से यहाँ पर पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है लगभग। इसी के साथ में कहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो हम लोग जानेंगे और भी बहुत तमाम मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे कि क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक काफी इंपॉर्टेंट जो कल न्यूज जो है वो काफी ज्यादा रही यहाँ पर कि क्या नेटो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और ये आर्टिकल 4 क्या है, जिसके बारे में कई बार बात की गई कि आर्टिकल क्या है ये 4, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इंडिया और जो बेसिकली रशिया के बारे में कुछ बातें की जा रही है उनको हम लोग समझेंगे। दुनिया इसको कैसे देख रही है, इसी के साथ में यहाँ पर यूएन इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर आगे बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर इंपैक्ट पड़ रहा है इस वार का, क्या इंडिया को भी कोई फायदा है फिर नुकसान हो सकता है, वो हम लोग समझेंगे। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर है कि हर एक एंगल से मैं इसको कवर करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले और ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर पूरे इशू को हम लोग कवर करने वाले हैं और इसी के साथ में और भी कई सारे आर्टिकल रहेंगे इंपॉर्टेंट, एक एक कर चीजों को देखेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें देखे ढंग से देखकर चलेंगे एक पॉइंट, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। एक इंपॉर्टेंट काफी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा होगा इंडिया के अंदर शार्क टैंक इंडिया करके एक काफी बड़ा शो चल रहा है, इसके कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में, आखिर क्या क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आज के डेट में हम लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी पूरा एक आर्टिकल है, क्या न्यू इकोनॉमी जो है वो जॉब क्रिएट कर रही है या फिर से ये जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाएगा। और बाकी जैसा जैसे टाइम परमिट करेगा, आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, जितना टाइम परमिट करेगा सारे आर्टिकल कवर करने की कोशिश करूंगा काफी शानदार तरीके से, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है वो हम लोग क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कोडिशन है जो कि आंसर राइटिंग में और एसे राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं और जिंदगी में भी आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बात की जा रही है बी ट्रूथफुल, जेंटल एंड फियरलेस, यानी कि सच्चे रहो और अपना स्वभाव जो है वो कोमल रखो और सबसे बड़ी बात है निडर रहो। अगर जिंदगी में ये 3 क्वालिटी आप लोगों ने अपने अंदर लेकर आ गए तो जिंदगी में आप लोग हमेशा एक सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आओगे और अपनी जिंदगी को एक सही तरीके से आप लोग अचीव करते हुए नजर आओगे। मैक्सिमम लोग आज के डेट में क्या है वो झूठ बोलते हैं। एक तो यह है कि झूठ बोल दे किसी के फायदे के लिए, वो समझ में आता है, किसी की जान जा रही है उसको बचाने के लिए, किसी की खुशी के लिए, वो समझ में आता है। पर लेकिन जरा सी बातों पर इंसानों का झूठ बोलना वो काफी गलत हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर वो जो है वो काफी नुकसान पहुंचाता है और इंसान को भी अंदर से खोखला बनाता है, अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। और जो डर होता है वो आप लोग कभी कहीं नई चीजें जो है वो ट्राई नहीं करने देगा। आप लोग हमेशा जब नई चीजें ट्राई करने का नंबर आएगा आप लोग हमेशा पीछे हट जाओगे। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर इसके साथ में देखने को मिलेगी। तो जिंदगी में अगर सही डायरेक्शन में आप लोग चलना चाहते हैं तो डर किसी चीज का होना ही नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो और अपने काम पर फोकस करो। तो कुछ इस तरीके से जिंदगी को आप लोगों को लेकर चलना है। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए डिस्कशन जो है उसमें आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट आप लोगों के प्रीलिम्स में फायदा पहुंचा सकती है, जो डायरेक्ट आप लोगों के आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है, आप लोगों के इंटरव्यू को इंप्रूव कर सकती है, आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग डिस्कशन को देखा करो तो ऐसे नहीं कि बस एक पेपर देख लिया, बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख रहे हो, ये पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आप लोग करा कर जाता है। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले टाइम में आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उनको ढंग से करके चलोगे तो सारी चीज देखने को मिलेगी अच्छे से, और उसी लेवल के मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर अटेम्प्ट कीजिए, इसका डायरेक्ट आप लोगों को प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। बात की जा रही है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर जो है वो किस किस राज्य में लड़ाई का रीजन बनी हुई है आज की डेट में, वो हम लोग बातें करेंगे। जैसे रवि ब्यास रिवर जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो पेरियार रिवर है वो तमिलनाडु और केरला के बीच में है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, तभी मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ एक तरीके से चीजें सही चल रही हैं। आप लोग अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्या मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से 6 शेड्यूल के बारे में। तो इनर लाइन परमिट की बात की जा रही है। इनर लाइन परमिट जो है वो कौन से स्टेट के अंदर आप लोगों को 6 शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप लोगों को एक एक पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग इनका आंसर दोगे। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन में है जो है कम्युनिटी जो टैग होता है ना, वहां पर भी पोस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा तो वहां पर भी आप लोग अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। इसी के साथ में कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक तरीके से कि सर क्वेश्चन का जो आंसर है वो वहीं पर प्रोवाइड करा दिया करो। यार देखो, अगर कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दूंगा तो फिर मतलब नहीं रहता ना उस चीज का। आप लोग उसको अटेम्प्ट किया करो पहले, और फिर आंसर तो आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाता है, आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर भी मिल जाता है, वहीं पर ही आंसर देंगे तो क्या फायदा रहेगा। एक और छोटी सी बात, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के डेट में तो कोशिश करो कि आप लोग आंसर को मत देखो स्टार्टिंग में कभी भी, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा है नीचे आंसर लिखा है, ठीक है इसका आंसर ये हो गया, पढ़ लिया। ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है, ये बहुत ही घटिया तरीका है पढ़ने का। आप लोग को हमेशा पहले एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में फिर अपने जो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है और देखना है कितने मार्क्स आ गए, और फिर आप लोगों को देखना है उसका एक्सप्लेनेशन। इस पैटर्न में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लेकर चलोगे तो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। फ्रंट पेज जो है और बहुत सारे पेज जो है भरे पड़े हैं आज के डेट में कि वर्ल्ड जो है वो रसिया ने सोक कर दिया, इनके पुतिन साहब ने जो है दुनिया को सोक कर दिया एक तरीके से पूरा अटैक कर यूक्रेन के ऊपर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बहुत सारे इंडियन जो स्टूडेंट हैं वो आज के डेट में यहाँ पर फंसे हुए लगभग 20,000 के करीब। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए, जो उन्होंने किया भी है, स्टार्ट कर दी है काफी सारी चीजें, उसमें हमारी कंट्री के जो सिटीजन है खासकर पहले उनको वहां से निकालना चाहिए। यानी कि किसी और की लड़ाई में हम लोग अपने लोगों की जान क्यों दें। तो वो सारी बातें हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में मोदी जी के द्वारा डायल किया गया पुतिन का नंबर और अपील की गई सीज फायर। आखिर क्या है पूरा मुद्दा समझेंगे। ऑयल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेंसेक्स जो है वो यहाँ पर गिर रहा है, उसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और यूएसए जो है वो ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि यूएसए ने कोई ऐसा कोई ठोस कदम उठाया नहीं जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और यूक्रेन के अंदर जो है पुतिन साहब जो है वो अंदर घुसते चले गए। पहले तो आप लोगों को पता है यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट रीजन बनाए गए यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर मैप में देख पाएंगे, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखते हैं लुहांस्क और दोनेत्स्क। तो ये 2 इंडिपेंडेंट यहाँ पर कंट्री बनाए गए, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई यहाँ पर। एक यूक्रेन हो गया, दूसरा लुहांस्क हो गया और तीसरा दोनेत्स्क हो गया यहाँ पर। तो ये जो 3 कंट्री है, रसिया ने बोल दिया अब ये आजाद देश है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या हुआ कि इतने पोर्शन में ये ऑलरेडी एंट्री कर चुका था, पर लेकिन अब जो है पूरे यूक्रेन के ऊपर आप लोगों को कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, यानी कि पूरे यूक्रेन पर अब रसिया जो है वो अपना एक तरीके से कंट्रोल यहाँ पर पा चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं पूरे यूक्रेन को। स्टार्टिंग में फेज कुछ ऐसा दिखा करता था, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए थे 2, एक साइन किया गया था 2014 में, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा साइन किया गया था 2015 में। तो ये दोनों एग्रीमेंट क्या थे कि यूक्रेन के अंदर शांति बनाए रखनी है, खासकर इस रीजन को जिसको इंडिपेंडेंट किया गया, कि लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी दो यहाँ पर, क्योंकि ये जो रीजन था ये माना जाता था कि यहाँ पर ये सेपरेटिस्ट लोग हैं और प्रो रसिया लोग हैं यहाँ पर लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो कभी प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया। तो इसके चलते यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से नहीं गड़बड़ में रहा, और यही माहौल यहाँ पर आगे भी बढ़ता रहा। चलते चलते 2014 में आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि रसिया के द्वारा क्रीमिया जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया गया। उस टाइम पर भी कई सारे जो है एक तरीके से सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाए गए, और सैंक्शन यहां तक भी किया गया कि रसिया जो था वो G8 का मेंबर हुआ करता था, तो उसमें से उसको बाहर कर दिया और G8 जो है वो G7 बनकर रह गया रसिया के बाहर निकलने से। तो इसकी वजह से यहाँ पर रसिया के ऊपर जो भी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हुआ, तो रसिया ने भी अपनी जो है चीजों को देखने का तरीका चेंज कर दिया और उसने चाइना की तरफ को टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज की डेट में बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉर जो है वो रुक जाए, हर एक इंसान यही चाह रहा है, पर लेकिन रियलिटी में क्या पुतिन जो है वो चीजें मानने वाले हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से यहाँ पर बेसिकली यूक्रेन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने फुटेज वगैरह भी देखे होंगे तो पूरे बम बरसाए जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है जिसमें बोल सकते हैं कि जहां पर एक तरीके से नहीं नॉर्मल जनता रहती है, जहां पर एक तरीके से सिविलियन रहते हैं, वहां पर अभी कोई ऐसी ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिली है। जहां पर इनके स्टेब्लिशमेंट है, फोर्स वगैरह है, ये बोला गया पुतिन के द्वारा कि देखो जितना ज्यादा तुम हमारे साथ में लड़ोगे उतना ही ज्यादा खून खराबा होगा, जो बेसिकली यहाँ पर डीमिलिटराइज करने की बात की गई है पूरी कंट्री को, ताकि आगे चलकर पुतिन को कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। पुतिन की दिक्कत क्यों देखने को मिल रही है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बातें करूं
तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब यूएसएसआर का विघटन किया गया था 1990s में, तो उस टाइम पर यहां पर 15 देश बने थे, और इन 15 देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं, अगर इनके बारे में आप लोग बात करोगे, ये ऑलरेडी नेटो का मेंबर बन चुके हैं, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका मेंबर यहां पर बनते जा रहे हैं। और पुतिन को इससे दिक्कत क्या है? पुतिन को इससे दिक्कत यह है कि जो नेटो है ये एक ऐसा ग्रुप है, इसके अंदर आज के में 30 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर कल को चल के किसी ने नेटो के एक मेंबर को भी हाथ लगा दिया, तो इसका मतलब यह कि 30 के 30 मेंबर जो है उस कंट्री पर टूट पड़ेंगे। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, मूवीज में दिखाते हैं कि किसी ने एक को हाथ लगा दिया, सारों ने जाके उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली गलियों में कुत्ते रहते हैं, कुत्ते को उसने छोड़ा, वो सारे आके एक तरीके से सबको एक काटने लगे, तो वो वाला माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर पुतिन जो है वो नहीं चाहते कभी भी कि यहां पर कल को चल के जो यूक्रेन है वो यहां पर बेसिकली नेटो का मेंबर बन जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरा नेटो जो है वो यहां पर पुतिन के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। और यहां पर वैसे ही सारे मैक्सिमम जो मेंबर हैं यहां पर आप लोग देखते हैं जैसे ये ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुके हैं, तो इससे यहां पर पुतिन को जो है काफी खतरा है। तो इसके चलते यहां पर वो इस चीज को बहुत ही सीरियस लेकर बैठ गए, और उनके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठा लिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लार्ज स्केल पर कुछ काम किया जाएगा, कि यहां पर पूरे यूरोप में पूरे यूरोप जो बेसिकली पूरा यूक्रेन जो है उसको एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, अगर कल को चलकर नेटो के किसी भी मेंबर को हाथ लगा देता है कोई, तो नेटो जो है इस पर अटैक करेगा। ये नेटो का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 यहां पर ये बातें बोलता है, यानी किसी ने कोई बात बोली और तुरंत उसके ऊपर अटैक कर दिया। पर लेकिन कल जो था पूरे दिन जो था यहां पर ये आर्टिकल 4 की बात की गई यहां पर नेटो के। आर्टिकल 4 की बात क्यों की गई? क्योंकि आर्टिकल 4 डायरेक्ट लड़ाई के बारे में तो बात नहीं करता है, पर लेकिन अगर यहां पर ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के यहां पर, ठीक है, जैसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक तरीके से उसको थ्रेट फील हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर है, क्योंकि पड़ोसी जो मेंबर है पता चला उनके पड़ोस में कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर जैसे नेटो का मेंबर बन गए, अब यहाँ पर पड़ोस में होने लगा तो कुछ ना कुछ रिफ्यूज आएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट भी हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर आर्टिकल 4 जो है वो यहाँ पर काम आएगा। आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया जाएगा कंसल्ट करने के लिए, तो नेटो के द्वारा आर्टिकल 4 को यूज किया गया कि यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा। हालांकि डायरेक्ट ये वॉर में नहीं आते हैं, पर लेकिन प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा ये कर सकते हैं। ऐसा पहले भी कई बार यहां पर किया जा चुके हैं। तुर्की के टाइम पर यहां पर ऐसी चीजें कई बार देखने को मिली है, तुर्की ने इस आर्टिकल का कई बार यूज किया है, और अलग अलग टाइम पर यहां पर इस आर्टिकल का यूज किया जाता है ये प्रेशर बनाने के लिए सामने वाली पार्टी के ऊपर में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है, पर लेकिन हाँ ये है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से सामने वाले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, और एक रोल प्ले करने की कोशिश भी यहां पर की जा सकती है। तो ये आप लोगों को ये आर्टिकल पर्टिकुलर जो है ये यहां पर काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इसके बारे में। बाकी देखिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब ये मैप आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्वेश्चन कल को बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे सी ऑफ एजोव हो गया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ब्लैक सी को यहां पर सी ऑफ एजोव के साथ में कौन एक तरीके से ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो क्रेच स्टेट है यहां पर, ये आप लोगों को दिख रहा है ना क्रेच स्टेट, तो ये क्रेच स्टेट यहां पर इसको कनेक्ट करता है। यहां पर आप लोगों को तुर्की देखने को मिल रहा है, और यहां पर आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिल रहा है, और यहां पर आप लोगों को सी ऑफ मामरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्मरा जो सी है यहां पर, ये आप लोगों को यहां पर ये कनेक्ट करता हुआ नजर आता है इस पर्टिकुलर एरिया से, इस्तांबुल वाले से, और आगे चलकर ये एजिनियन सी के साथ में यहां पर कनेक्ट हो जाता है, और ये फिर पूरा आगे चलकर ये मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट हो जाता है। और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से रसिया जो है यहां पर ये कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए दुनिया के साथ में लड़ने के लिए तैयार है। रसिया की अगर मेन लोकेशन आप लोग देखोगे तो रसिया एक ऐसी लोकेशन पर है कि यहां पर पूरा ये नॉर्थ पोल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर साइड से इसके जो सारे पोर्ट्स वगैरह हैं, जो बंदरगाह हैं, वो एक तरीके से बर्फ में एक तरीके बर्फ से ढके रहते हैं। तो अगर इसको आवाजाही करनी है तो यहाँ पर कहीं दुनिया के साथ में कनेक्ट करना है, मेडिटेरेनियन सी के साथ में इंडियन ओशन में आना है, या फिर इधर से होता हुआ इसको यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दुनिया के साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए रसिया को ये लगता है कि कल को चलकर अगर ये रीजन इनके हाथ से निकल गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिक मुद्दा यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। इसीलिए रसिया जो है इस हद तक जाकर काम करने के लिए यहाँ पर तैयार है, और यहाँ पर इतने सारे ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर अगर बात करें तो नेटो ने भी पड़ोस में उतार दी है, कहीं ना कहीं उनकी भी ट्रूप्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है कि कल को कोई दिक्कत होने लगे तो यहाँ पर इनके द्वारा भी स्टेप उठाया जाए। तो बेलारूस के पड़ोस में आप लोग देखते हैं, यूक्रेन के पड़ोस में आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इसी के साथ में रोमानिया के पड़ोस में। तो कहने का मतलब है कि सबने कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दिए। कल को कोई और ज्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन अगर कल को बनने लगे तो यहाँ पर कम से कम कुछ स्टेप उठाया जाए, तो अपने हथियार लेकर तैयार रहते हैं। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये पूरी जो भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई यहाँ पर,
ये अभी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। अभी चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली है और यहाँ पर एंट्री की जा रही है इनके द्वारा बेसिकली यूक्रेन के अंदर में। तो उसके बाद में सिचुएशन क्या बनती है, जो भी चीजें होंगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा उसके बारे में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। एक बच्चे के द्वारा कल यहाँ पर एक पिक्चर ये सेंड की गई, ये बड़ी ही अटपटी सी मुझे लगी जब मैंने इसके बारे में देखा। और यहाँ पर यह मोहम्मद अबू बकर, तो मोहम्मद अबू बकर जो है वो बदतमीजियां काट रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इनके द्वारा दिखाया गया कि दुनिया इराक के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, यमन के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, लीबिया हो गया, लेबनान हो गया, पैलेस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, रोहिंग्या कम्युनिटी हो गया। पर जब ये वाली पिक्चर यहाँ पर आई तो मेरा देख एक खून खोल गया थोड़ा सा। मतलब कि एक तरीके से कश्मीर को हर जगह यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि कश्मीर जो है, कश्मीर को एक तरीके से इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि दिक्कतें देखने को मिले। जबकि यहाँ पर ये नहीं पता जब जब कश्मीर को फ्री छोड़ा गया तब तक पाकिस्तान की साइड से क्या लेवल की बदतमीजी की गई, वो सब लोग जानते हैं, उसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बातें नहीं है। पर वही है कि एक तरीके से सामने वाले को अगर इस तरीके से नहीं प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी तो वो एक अलग ही माहौल बनेगा। तो हमेशा ये नेगेटिव चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। तो एक बड़ा ही इशू रहता है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए यूएन क्या बोल सकता है, वो यही बोल सकता है, इससे फालतू इनके बस के कुछ होता भी नहीं है वैसे, कि शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना। तो यूएन जो होता है वो एक ऐसा है, मतलब क्या ही बोले, नहीं कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, घरों में आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, जब इंसान जो है बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी एज जो है मान लीजिए 90-95 होगी और वो चारपाई पे बैठा हुआ है, ठीक है, घर में, और जो है घर के लोग आपस में लड़ने लगे, वो बेचारा क्या ही बोलेगा, बैठे बैठे ये बोलेगा चुप हो जाओ, मत लड़ो, नाश हो जाएगा घर का, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं शब्द आप लोगों ने सुना है गाँव में कई बार, कि वही बातें बोला है। तो यूएन के जो आज के में चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं, वो भी यही बातें बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखो, यथास्थिति पे आ जाओ और वही सब चीजें। पर लेकिन इनका कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आखिर हम तो हम हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं इसी के अंदर में, वो है बेसिकली मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बात की गई पुतिन के साथ में। तो यहाँ पर अपील की गई है कि एक डायलॉग पर आ जाए। तो मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से यहाँ पर मिलकर बैठकर बातें की जाए यहाँ पर। तो हाई प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। पर लेकिन पुतिन जो है वो यहाँ पर शायद ही सुनेंगे, हाँ इतना सुन सकते हैं कि खासकर कि इंडियन को वहां से निकाला जाए, जो 20,000 के करीब इंडियन सिटीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, उसमें जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं वो इंडिया से यहाँ पर गुहार लगा रहे थे कि यहाँ पर इंडिया जो है यानी कि मोदी साहब जो हैं वो पुतिन साहब से बातें करें, क्योंकि पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी यहाँ पर मानी जाती है। तो अगर यहाँ पर पुतिन साहब से बात करेंगे तो शांति यहाँ पर हो सकती है। हालांकि कम एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि यहाँ पर बात की जाएगी, पर लेकिन हाँ फिर भी बात की गई, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर भी अब रिजल्ट क्या होगा वो पुतिन साहब जो है वो अपने आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग आज के डेट में यूक्रेन के बारे में जानते हैं तो यूक्रेन के साथ में जो इंडिया के रिलेशन है वो ज्यादा अच्छे रहे नहीं है पास्ट में देखोगे, इसलिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज की डेट तक अगर आप लोग देखोगे यूक्रेन के अंदर विजिट नहीं किया आज की डेट तक का, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है, वरना जहां पर रिलेशन होते हैं आप लोगों ने देखा होगा यूएसए में हर बार कई बार जाकर बैठ जाते थे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, जहां पर अच्छे रिलेशन होते हैं। इवन पाकिस्तान की शादी में भी आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर पाकिस्तान की शादी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने चले गए थे। तो पड़ोसी में कई बार यहाँ पर इवन नेपाल के अंदर जाकर घूम कर आ चुके हैं, पर लेकिन यूक्रेन के अंदर नहीं गए। तो यूक्रेन के हमारे रिलेशन पहले से ही कोई ज्यादा अच्छे रहे नहीं है। पास्ट में भी कई बार यूक्रेन ने जो है हमारे अपोजिट में जाकर काम किया है। इवन जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था तो हमारे अपोजिट में बोला था। इसी के साथ में पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार सप्लाई किए, और रसिया दूसरी साइड में अगर आप लोग देखोगे हमेशा मेरे साथ में खड़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा कई बार आप लोगों को पढ़ाया 1971 की वॉर, उस टाइम पर रसिया ना होता और इंदिरा गांधी जी के द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन न की गई होती अगर यहाँ पर रसिया के साथ में, तो आज की डेट में कहानी कुछ और ही होती। क्योंकि यूएसए ने तो सारे हथियार उतार दिए थे इंडियन ओशन में, अपना पूरा जंगी जहाजी बेड़ा भेज दिया था इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो उस टाइम पर रसिया जो कि हमारा फ्रेंडली नेशन बनकर सामने आया और उसने भी अपना जहाज भेज दिया, बोला कि तुम हाथ लगाओ मैं तुमको देखता हूं। तो तब जाकर यहाँ पर चीजें जो थी वो नॉर्मल हो पाई थी। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो रसिया के इसीलिए हम लोगों ने जब भी पुतिन साहब ने कुछ भी किया तो हम लोगों ने कभी भी यहाँ पर कुछ भी बातें नहीं बोली हैं, हमेशा ये बोला है कि डायलॉग के थ्रू यहाँ पर सुलझा लो। आज की डेट में भी यहाँ पर 60 से 70% जो हमारे वेपन है वो सारे रसिया से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर रसिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का भी काम करता है। क्योंकि आज की डेट में भी रसिया और इंडिया जो है वो एक साथ में बात करते हैं, जबकि चाइना के साथ में इनके रिलेशन काफी अच्छे हैं। पर फिर भी चाइना के साथ में चीजें होते होते भी यहाँ पर आज की डेट में इंडिया जो है वो बेसिक अच्छे रिलेशन बना पा रहा है रसिया के साथ में। क्योंकि जब इंडिया और रसिया के रिलेशन की बात आती है और यहाँ पर चाइना को साइड में कर देता है, यानी कि चाइना को साथ में न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है रसिया,
कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई कमेंट करता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर रिलेशन जो है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारी नेगेटिव चीजें बताई जा रही है, कई सारी पॉजिटिव चीजें बताई जा रही है। जैसे कि पॉजिटिव चीजें क्या है? पॉजिटिव चीजें यहाँ पर यह कि आज की डेट में रसिया और यूक्रेन जो था वो यहाँ पर दुनिया को काफी लार्ज स्केल पर व्हीट की सप्लाई किया करता था, ठीक है। खासकर जो यूक्रेन है, अभी यहाँ पर क्राइसिस काफी ज्यादा हो गया है, तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि 80% के करीब ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो कि रसिया से आता था वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमारी कंट्री से जो व्हीट का एक्सपोर्ट है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो इसके चलते हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखने वाली बात है कि कैसे होगा, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर जो इजिप्ट है, यानी कि जो इजिप्ट है वो काफी लार्ज स्केल पर व्हीट खरीदा करता था। अब यहाँ पर आने वाले टाइम में जो काफी लार्ज स्केल पर जो हमारी कंट्री से व्हीट बेचा जाएगा और कई सारी कंट्री में यहाँ पर चीजें पहुंच सकती है, ठीक है। तो कई सारे देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आज के दिन में बात करें तो काफी हद तक इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये कई सारे यहाँ पर इनसे जो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। तो अगर कहीं पर लड़ाई हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं, तो फिर यहाँ पर वो व्यापार तो सही से चल नहीं पाएगा। अब मुद्दा ये रहता है कि चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो वो एक अलग पैटर्न में चीजें चलती हुई आप लोगों को फिर नजर आती है, ठीक है। तो ये बातें हैं इंडियन टी एक्सपोर्टर जो है यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक अलग फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग जो टी एक्सपोर्ट कर रहे थे वो टी अब हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि फायदा होगा, हम लोग को नुकसान भी होगा, ठीक है। तो इंडिया लगभग 40 मिलियन के किलोग्राम के करीब ए ईयर टू रसिया और 15 मिलियन किलोग्राम के करीब यहाँ पर ये किसको बेसिकली ये भेजा करता था, किसको, ये यूक्रेन को, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो अब देखने वाले यहाँ पर ये है कि क्या मुद्दा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि ये अभी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो बंद रहेगा, क्योंकि देश के अंदर काफी ज्यादा बुरी कंडीशन यहाँ पर हो चुकी है। तो सिचुएशन जो है उस तरीके से यहाँ पर देखकर चली जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, और इसी के चलते आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को ऑयल के प्राइस जो है वो यहाँ पर 100 बैरल ये पर आप लोगों को $100 पर बैरल देखने को मिलेंगे। एक बैरल जो होता है यानी कि जो एक टैंक होता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लगभग 159 लीटर उसमें आप लोगों को ऑयल देखने को मिलेगा, जो कि क्रूड ऑयल होता है, या फिर मोटे मोटे तौर पर 160 लीटर आप लोग बोल सकते हैं। तो 160 लीटर जो है वो $100 का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था लगभग 45, 50, 55, 60 भी 65 भी रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 100 का हो गया है। तो अगर ये बढ़ेगा क्रूड ऑयल, जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं, तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस जैसे बढ़ता है तो हमारी कंट्री में आप लोगों को डीजल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस और भी बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनको आप लोग बोलते हो, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग क्रूड तेल में से निकालते हैं, क्रूड ऑयल में से, जो कि कच्चा तेल होता है, और ये कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो आने वाले टाइम में ये वाले माल प्रोडक्ट भी जो है उनका भी आप लोगों को प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा बोल सकते हैं। यानी कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में चीज देखने को मिलेगी, हर एक लेवल पर आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया था कि नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में, जो चाइना है वो जल्दी ही ताइवान को अपने कंट्रोल में लेगा, ऐसा भी माहौल देखने को मिलेगा। रसिया जो है वो सपोर्ट करेगा किसको, यहाँ पर बेसिकली चाइना को, और चाइना रसिया को। तो आपस में बल्ले बल्ले कर यहाँ पर आगे चलने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आप लोगों को अपोजिट देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं यहाँ पर जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब देखने वाला मुद्दा यहाँ पर यह कि कितनी शांति और कैसे यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं, और सिचुएशन को कैसे आगे चल के नॉर्मल किया जाएगा। तो ये है कुछ बातें। बाकी आप लोग के माइंड में कुछ बातें आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग बताएगा कि कब नेटो का गठन किया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो कब किया गया था, ये आप लोग को बताना है, जिस नेटो के ऊपर ये सारा गेम खेला गया अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, खासकर आज की डेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं हमारे देश में, तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा, यूनिकॉर्न क्या होता है उसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर होगी तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर यह कि क्या नए स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं, इज न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग द जॉब, एक तरीके से न्यू जॉब क्रिएट हो पा रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में समझेंगे। स्टार्टअप क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से सुना होगा कि यार अपना खुद का काम करो, जॉब के पीछे मत भागो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपना खुद का कोई काम धंधा करना स्टार्ट कर दो। जैसे कई सारे लोग आज के डेट में दुनिया भर के काम धंधे कर रहे हैं, इवन घरों में भी छोटे छोटे काम धंधे पर लोग लग चुके हैं। ये और काफी बड़ा रीजन रहा इसका कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 ने लोगों को ये तो सिखा दिया कि जॉब जो है वो कभी भी जा सकती है, बस सरकारी जॉब जो है वो एक तरीके से उसमें दामाद बनता है इंसान, वरना कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो कि प्रॉपर वे में कंटिन्यू आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते, इसी माहौल का फायदा उठाते हुए हमारे देश में अभी एक काफी बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा,
इसको बोला गया शार्क टैंक इंडिया। जैसे कपिल शर्मा शो है वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ पर उठाया गया, यानी कि पहले वो यहाँ पर वेस्टर्न साइड में यहाँ पर वो गेम चला करता था उस तरीके का कपिल शर्मा शो जैसा, तो हमारे देश में आ गए यहाँ पर उसको लेगा। अभी शार्क टैंक इंडिया जो है इसमें भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग पर्सनैलिटी है, अगर इन पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये काफी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा अपने अपने स्टार्टअप जो है वो क्रिएट किए गए और काफी सारे लोगों को जॉब भी दी गई है। तो उसी के ऊपर हमारा टॉपिक भी यहाँ पर रहने वाला है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करूं तो पहला इंसान जो है यहाँ पर ये है किसका, इसका नाम क्या है यहाँ पर, असनीर ग्रोवर। असनीर ग्रोवर जो है भारत पे, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, भारत पे जो है उसके बेसिकली फाउंडर हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, इसी के साथ में आईआईएम अहमदाबाद से एलुमनाई है यहाँ पर, यानी कि एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से और यहाँ पर आईआईटी दिल्ली से इनके द्वारा अपनी ग्रेजुएशन की गई है। तो भारत पे के फाउंडर हैं और इनकी वर्थ जो है आज के डेट में 95 मिलियन इनकी खुद की वर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर, इनका नाम है गजल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर जो ये ओनर है मामाअर्थ, तो मामाअर्थ का तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, इनके द्वारा भी ये लगा रखा है यहाँ पर मामाअर्थ। तो एशिया का फर्स्ट यहाँ पर ये मेड सेफ ए सर्टिफाइड ब्रांड इसको बेसिकली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। तो ये जो मामाअर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बेसिकली मतलब एक तरीके से जो भी पर्सनैलिटी यहाँ पर जो भी काम कर रही है कुछ भी इस तरीके से, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में काफी अच्छा यहाँ पर अचीव किया है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आकर बैठ गया, तो ये आप लोग जरूर समझिएगा। तो यहाँ पर ये है इसके फाउंडर, इनके द्वारा जो है यहाँ पर इनकी जो वर्थ है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगभग 20 मिलियन। और यहाँ पर इनकी कंपनी में ये बनाया था कि शिल्पा शेट्टी के द्वारा और भी कई सारे लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी किया गया इनकी कंपनी में। ये इंसान जो है इनका नाम है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल, यानी कि इनकी शादी नहीं हो रही थी तो इनको लगा शादी कैसे की जाए, और घर वालों ने इनके सामने कई सारी पिक्चर लाकर रख दी शादी करने के लिए। तो इनके द्वारा सोचा गया इन्हीं पिक्चर में से क्यों चूज किया जाए, ऐसी वेबसाइट बनाए जहां पर लाखों हजारों लड़कियां रहें और उनमें से किसी को चूज करना पड़े तो कैसा रहेगा। तो इनके द्वारा शादी.com स्टार्ट कर दी और शादी.com जो है वो निकल पड़ी। और शादी.com जो है आज की डेट में इनको बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पर्सनैलिटी बनाकर चलाएगी। और यहाँ पर अनुपम मित्तल इनका नाम है, यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जो है बूट, आप लोगों ने कई सारे ऐसे नहीं कि जो हेडफोन लगाने वाले वो सारी चीजें, मतलब ये कई सारे बूट के आप लोगों ने गैजेट्स वगैरह देखे होंगे, स्पीकर्स वगैरह, तो ये उसी से कनेक्टेड है यहाँ पर। ये एक तरीके से अगर बात करें को फाउंडर है यहाँ पर इसके, और इसी के साथ में एमबीए ग्रेजुएट है यहाँ पर ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, तो 95 मिलियन के करीब आप लोगों को इनकी वर्थ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये है विनीता, ये बेसिकली सुगर कॉस्मेटिक एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके फाउंडर हैं, और ये आईआईटी मद्रास से पढ़ी हुई है और आईआईएम ये अहमदाबाद से यहाँ पर इनके द्वारा अपनी जो है ग्रेजुएट मतलब एक तरीके से कि एमबीए कंप्लीट की गई है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो काफी एक तरीके से बोल सकते हैं कि आईआईटी के पढ़े हुए और इसी के साथ में आईआईएम से एमबीए किए हुए, तो काफी एक अच्छे खासे एक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनकी कंपनी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर लगभग 130 यहाँ पर सिटीज में फैली हुई है और अक्रॉस द इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8 मिलियन के करीब इनकी वर्थ आप लोगों को नजर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर नमिता थापर। ठीक है, तो नमिता थापर जो है यहाँ पर ये बेसिकली इनकी जो कंपनी है उसका नाम है यहाँ पर एमक्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल में काम करती है यहाँ पर, और इनकी कंपनी भी काफी लार्ज स्केल पर काम करती है और लगभग इनकी जो नेटवर्थ है वो 60-600 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इनके बारे में तो जानते हैं आप लोग, चश्मा तो मैं भी यूज करता हूं इनका, ये है बेसिकली लेंसकार्ट के फाउंडर, नाम है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल साहब जो है यहाँ पर, ये इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया इंसान के बारे में होना चाहिए। तो ये जो है लेंसकार्ट के फाउंडर है और आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर इंडिया की मैक्सिमम जो यहाँ पर चश्मा बनाने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कि सारी कुछ इनके कंट्रोल में आप लोग यहाँ पर नजर में आ जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किस कंपनी का चश्मा यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है आप लोग को वो लेंसकार्ट का चश्मा यूज करते हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लेंसकार्ट आज के डेट में इनके द्वारा घर घर तक पहुंचा दी गई यहाँ पर, तो इसके चलते ये काफी बड़े एक तरीके से नहीं कहता है कि इंसान जो है वो काफी अच्छे लेवल पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये है इनकी 80 मिलियन के करीब आप लोगों को वर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनमें जो सबसे पढ़े लिखे हैं वो मुझे 2 इंसान देखने को मिले, एक तो विनीता और यहाँ पर असनीर, ये आईआईटी और आईएम के प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी मैंने इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दी। आखिर क्यों बताई मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई क्योंकि कई सारे बच्चों ने कई बार कमेंट किया कि सर ये क्या चल रहा है, इसके कई सारे मीम्स बन रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पढ़ा आखिर क्या मुद्दा है, कहां से क्या चलता है। तो आप लोग जो देखते हो ना उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी ऐसी चीज देख रहे हो, आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, तो कम से कम उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अच्छा ये चीज ये है, तभी आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो ये सारे वो स्टार्टअप हैं जो कि आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं।
हैं। तो क्या ये जो है वो एक अच्छी खासी जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं? जैसे मामाअर्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो मामाअर्थ यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर कई सारी बातें अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अब आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यूनिकॉर्न के बारे में। तो यूनिकॉर्न के बारे में जब भी कोई आप लोगों से पूछे यूनिकॉर्न क्या है, इसके बारे में कुछ भी अगर बातें आ जाए, तो यहाँ पर एक तरीके से कोई ऐसा पर्टिकुलर आइडिया इंसान लेकर आए अपना, जिसके बेस पर वो काम कर सके, और अपना तो काम करे करे, इसके साथ में और कई सारे लोगों को कनेक्ट कर यहाँ पर एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा कर दे जिसकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन हो जाए। $1 बिलियन का मतलब है, अगर रुपये में आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। 7,000 करोड़, 1 बिलियन, ठीक है। तो ये हालांकि डॉलर की वैल्यू जो है ऊपर नीचे होती रहती है, पर एक मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि 7,000 करोड़ जो है यहाँ पर इनकी नेट वर्थ आप लोग को देखने को मिलेगी, मतलब एक तरीके से जो इसकी वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी सारे नए यूनिकॉर्न निकल कर आ रहे हैं। 10 यूनिकॉर्न जो है वो जस्ट अभी हमारे देश में ऐड हो गए हैं लास्ट जो 50 डेज के अंदर में। यानी कि इतना लार्ज स्केल पर यूनिकॉर्न जो है वो एक तरीके से कुकर मुत्ते की तरह हमारे देश में बढ़ रहे हैं। आज के डेट में अगर यूनिकॉर्न के बारे में बात करें तो ये काफी बड़ी बात है। अगर यूनिकॉर्न हमारे देश में बढ़ रहे हैं तो लोगों की पैसे कमाने की जो एक तरीके से क्षमता बढ़ती जा रही है, काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है आज के डेट में काम कर पा रहे हैं। हमारे देश में जो पहला यूनिकॉर्न बना था, अगर आप लोगों से पूछ ले कब बना था, तो वो बना था यहाँ पर मोबी, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला यूनिकॉर्न हमारे देश में मोबी बना था, ठीक है। इसके बाद में ये इसको यूनिकॉर्न बनने में यहाँ पर कईयों साल लगे, इतना आसान नहीं था यूनिकॉर्न बनना, तो इसके चलते यहाँ पर काफी लंबा समय लिया गया। 5 ईयर लगे यूनिकॉर्न बनने में, और 2011 में यहाँ पर ये यूनिकॉर्न बना पहला। समझ सकते हैं आप लोग, पहला यूनिकॉर्न जो है यहाँ पर ये बना। आज के में बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में, वो सेकंड यूनिकॉर्न फिर आप लोगों को देखने को मिला। उसके द्वारा भी कई सारी साल लिए गए यहाँ पर यूनिकॉर्न बनने में, और अभी यहाँ पर बात करें लगभग 4 से 5 साल इनके द्वारा लिए गए। अभी यहाँ पर बात करें एक है यहाँ पर हासुरा, ये अभी एक नया यूनिकॉर्न सामने निकल कर आया। तो इस तरीके से लेटेस्ट यूनिकॉर्न की संख्या जो है वो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा हो गई। ये माना जा रहा है कि हमारी कंट्री में लगभग 91 के करीब यहाँ पर यूनिकॉर्न हो चुके हैं आज की डेट में। 2011 से अगर आप लोग कंपेयर करते हैं जब पहला यूनिकॉर्न निकल कर आया, आज के डेट में 91 यूनिकॉर्न हमारे देश में हो चुके हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है 2020 में हमारे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अभी जो नए यूनिकॉर्न ऐड किए हैं 2020 में 10 ऐड हुए थे, और 2021 में 44 नए यूनिकॉर्न ऐड हो गए हमारे देश में। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या जो है वो आज की डेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आ रही है। आखिर ये कैसे हो पाता है, ये बिल्कुल आप लोग अगर समझ सकते हैं तो इसका एक बड़ा ही आसान सा फंडा है। एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, वो उदाहरण अगर आप लोग समझिएगा, देखिए आप लोगों के मोहल्ले में से अगर कोई इंसान जो है उसने आईएएस निकाल लिया, ठीक है, या फिर कोई इंसान जो है उसने सीजीएल निकाल लिया, या कोई स्टेट पीसीएस निकाल लिया, तो अब जब तक कोई इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है तो तब तक तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, पर लेकिन अगर कोई निकाल कर लेकर चला गया तो एक रास्ता बन जाता है कि अच्छा यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, 1953 में 2 लोग जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर जाकर चढ़े, और आज की डेट में हर साल 500 से 600 लोग जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जाकर चढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एक बार कोई यूनिकॉर्न बन गया तो उनको समझ में आ गया कि काम कैसे करना है। देखिए जो इंसान होता है ना, हमेशा किसे याद रखा जाता है, जो सबसे पहले जो कोई काम करके गया उसको हमेशा याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक रास्ता बनाया, वरना बाद में दुनिया आती रहती है तो फिर भी ये कहते हैं कि अच्छे तो उसको फॉलो करके बन गया। हाँ, वो अलग बात है कि वो पैसा कमा लेते हैं, मजा लेते हैं जिंदगी का, पर लेकिन एक रियलिटी जो रहती है, जो आइडेंटिटी रहती है कि रास्ता उसने बनाया था, इसीलिए उसी पर्सनैलिटी के नाम पर, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोग मूवी के फील्ड में देते हैं, तो एक तरीके से उनके द्वारा उन चीजों की स्टार्ट की गई। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो जो नए नए यूनिकॉर्न हमारे देश में निकल कर आ रहे हैं वो आज के में बहुत सारे आ चुके हैं। कई सारी कंपनी ने अपने आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तक यहाँ पर मार्केट में उतार दिए। आप लोगों ने उनके बारे में सुना हो, कई सारी कंपनी के आईपीओ यहाँ पर आ गए अभी रिसेंटली, ठीक है। अभी रिसेंटली शायद पेटीएम के द्वारा आईपीओ लाया गया था, इसी के साथ जोमेटो के द्वारा आईपीओ लाया गया था। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं जनता को कि हमको पैसा दो और आप लोग क्या करो, हमारे शेयरिंग खरीद लो, यानी कि हमारा शेयर खरीद लो। आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कोई यहाँ पर मार्केट में उतरता है तो जनता को बोलता है कि आओ इन्वेस्टमेंट करो और मुझे पैसा दो और मेरी कंपनी में शेयर होल्डिंग बनो, ठीक है। तो वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में बोला यह जा रहा है कि हमारी कंट्री में इस तरीके से स्टार्टअप तो दुनिया भर के निकल कर आ रहे हैं, पर लेकिन ये बोलना कि स्टार्टअप बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट कर देंगे, तो यार ये बिल्कुल एक तरीके से बोला जा रहा है कि डायरेक्टली तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्टार्टअप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, पर लेकिन बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो राइटर यहां पर जो है इसके साथ में सहमत नहीं है। क्योंकि जो स्टार्टअप होते हैं ना उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कोई 3 लोग लगे हुए हैं, कोई 4 लोग लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए 500 स्टार्टअप आ भी गए, ठीक है, 500 स्टार्टअप में मान लीजिए 5-5, 7-7 लोग लगे हुए हैं,
तो क्या ये कितनी ही जॉब क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टार्टअप निकल कर आ गया जैसे कि जोमेटो, तो वो वाला स्टार्टअप जॉब क्रिएट कर देगा, क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी गाइस यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर तो उसके बारे में बात करें। पर लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप जो है वो इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम 5 से लेकर 10 लोगों का ग्रुप वो रहता है जिसमें वो काम करते हैं, और उसके बेस पर यहाँ पर काम चलता हुआ नजर आता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था कि हमारी कंट्री में जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 या 1950s के टाइम पर, उस टाइम पर हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, इनके ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उसमें हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर है उसका 60 से 70% आप लोगों को शेयर देखने को मिलता था। पर लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो घटकर जीडीपी में ये लगभग 14 से 16% आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि नीचे आ गया है। पर लेकिन लोगों की संख्या क्या है, उस टाइम पर भी यहाँ पर लगभग 50, 60, 70, 80% लोग काम करते थे एग्रीकल्चर में, और आज के भी लगभग 50 से 60% लोग काम कर रहे हैं। पर लेकिन 50-60% लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, पर लेकिन इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर जो है वो ओनली 14% यहाँ पर ग्रोथ दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वहां से ग्रोथ आ ही नहीं रही है, तो जो लोग खेती में लगे हुए इसका मतलब हो गया ज्यादा कमा ही नहीं रहे। सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना, अगर वो ज्यादा कमाते तो जीडीपी बढ़ती, तो सीधा सीधा मतलब अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि फिर से जॉबलेस ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ग्रोथ निकल कर आ रहा है, अगर वो स्टार्टअप से निकल कर आ रहा है, तो ये वो स्टार्टअप है जो कि अपना तो काम चला पा रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा, पर लेकिन रियलिटी में जॉब क्रिएट नहीं करके दे रहे हैं। क्योंकि जॉब क्रिएट यहाँ पर उसी की होगी जिसके पास में कोई टैलेंट होगा और जिसके पास में कोई स्किल होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को आप लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो कंपनी में आप लोग इसी इंसान को लेकर आएंगे अपने साथ में जिसके पास में कोई टैलेंट है, जिसके पास में कोई स्किल है। अगर उसके पास में कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास में कोई स्किल नहीं है, तो आप लोग उसको साथ में लेकर आओगे ही नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से वो जरूरी हो गया, तो एजुकेशन काफी ज्यादा जरूरी होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सीधा सीधा फंडा ये कि जो कंट्री की जीडीपी तो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर एज सच अगर आप लोगों से कोई बोले डायरेक्ट कि बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है, तो जॉब क्रिएट नहीं होगी। हाँ, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत प्रोडक्ट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, नए नए आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनीज नई नई बन रही है, हर एक छोटी छोटी चीजों में भी लोग जो है इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वाला फंडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसमें नो डाउट, उसमें कोई भी एक तरीके से डाउट करने वाली बात नहीं है। पर लेकिन ये वाला जो बात है उसको आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या चीजें हैं, यानी कि पूरा फंडा आप लोगों को थोड़ा समझ के यहाँ पर चलना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें दिख रही हैं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहा था इन सब चीजों के बारे में, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बता दी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्टार्टअप है यहाँ पर, इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में यहाँ पर ये एक तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसको, मतलब मैं इसको नहीं देखता हूँ, मुझे अभी एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया था, मैंने तो तब देखा इसके बारे में, और कई सारी वीडियो वायरल कर रही थी, तो फिर मैंने जाना, मैंने कहा देख लेते, कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि है क्या, ठीक है। मतलब सीरीज देखो या ना देखो, पर लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। तो एक एज ए क्यूरियोसिटी के तौर पर मैंने जाना इसके बारे में, तो फिर मैंने इनके बारे में इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली। मैंने कहा पढ़ो तो सही, कर क्या रहे हैं, आखिर कैसे स्टार्ट हुआ ये सारी चीजें। तो फिर मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग चीज है, चलो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कपिल शर्मा शो स्टार्ट होता है उसी के पैटर्न पर यहाँ पर ये शार्क टैंक इंडिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों से बेसिकली अब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप लोग देखते रहोगे ऐसे यार समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो वो वाली चीजें अब आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आई माइंड में क्लैरिटी। तो यही थी बेसिकली जो बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए आर्टिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको स्किप कर सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक जो आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है किसके बारे में, वो है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये यहाँ पर पीएमएलए के बारे में। अभी यहाँ पर ये बोला गया कि रिसेंटली अगर आप लोग पीएमएलए के बारे में बात करें, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और यहाँ पर ये जो बेसिकली गवर्नमेंट जो है यहाँ पर यूज करती है पीएमएलए को, और यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मैक्सिमम लोगों के खिलाफ यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बन जाएगा जीएस पेपर 3 के अंदर में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जब बात करते हैं। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो बेसिकली यहाँ पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट और इसी के साथ में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो नवाब मलिक है यहाँ पर, ठीक है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, यानी कि ईडी के द्वारा। तो यहाँ पर ईडी के द्वारा यहाँ पर ये केस निकाल कर लेकर आ जाते हैं, तो ये काफी बड़ी चीजें देखने को मिलती है। बोला गया यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन देखने को मिला था 1999 में, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर उठा लिया। देखिए जिंदगी में अगर आप लोग कोई भी कमी कर रहे हो ना, जिंदगी में कहीं पर कोई भी चोरी कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, फिर कोई भी आप लोग चोरी कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग पैसे कमा रहे हो
40-50 हजार रुपए, ठीक है। और जो भी टैक्स आप लोग का बनता है वो टैक्स जो है वो आप लोग पे नहीं कर रहे हो, या फिर 1 लाख रुपए कमा रहे हो टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में कभी भी आप लोगों को पकड़ा जा सकता है। जब भी आप लोग मानिए पब्लिक फिगर में आ गए, कल को चलकर कोई आप लोग के अपोजिट में हो गया, तो तुरंत आप लोग के ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि ईडी के द्वारा पिछले कुछ टाइम में लगभग यहां पर 700 के 1700 के करीब जो रेड है वो कंडक्ट की गई और इन्वेस्टिगेशन की गई यहां पर 1569, यानी कि 1569 जो है लोगों के घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन की गई 2011 से लेकर 2000 बेसिकली अगर बात करें 20 तक का, यानी कि एक डेकेड में, एक दशक में लगभग यहां पर 1700 के करीब यहां पर रेड मारी गई और कई सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई। तो उसमें ओनली ये बोला गया कि प्रॉपर वे में जो कन्विक्टेड पाए गए इन 1700 में से, इन सब चीजों में से ओनली 9 लोग ऐसे थे जो रियलिटी में उस चीज को कर रहे थे जिसके ऊपर यहां पर सॉल्यूशन निकल कर आया। आप लोग सोचो यहां पर कि एक इंसान है सुबह शाम पढ़े जा रहा है 24 घंटे, जब भी देखो पढ़ रहा है, पर लेकिन जब रिजल्ट देखो तो मार्क्स उसके कितने आते हैं 33%, यानी ये पास हो गया बस जैसे तैसे। तो क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये इंसान जो है वो सही पढ़ रहा है बैठकर? वो बिल्कुल सही नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर 1700 के करीब केस जो है वो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए और उसमें से 9 लोग ओनली आप पकड़ पाए कि हाँ 9 लोग थे। इसका मतलब यह कि बाकी के लोगों को बस परेशान किया गया। जैसे सोनू सूद के ऊपर अभी केस चलाया गया था, क्या हुआ, सोनू सूद के ऊपर यहां पर छापे मारे गए टैक्स के स्ट्रक्चर को लेकर। वो मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि रियलिटी में कितना क्या चल रहा था, पर एक तरीके से देखा जाए उस इंसान ने लोगों के अंदर मोटिवेशन भर दिया उस टाइम पर जब लोग जो है फ्रस्ट्रेट थे, कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था वहां पर उस टाइम पर। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, इवन हमारे पॉलिटिशियन का किसी का भी नाम ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर उन्होंने इतना लेवल का काम नहीं किया जितना लेवल पे सोनू सूद जो है वो सामने आ निकलकर छोटे छोटे लेवल पर लोगों को, किसी को यहाँ पर कई तरीके से, किसी के यहाँ पर पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, किसी के यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर में हेल्प कर रहा है, किसी को डोज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये भले ही इंसान जो है वो एक तरीके से किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, पर उसने लोगों की हेल्प करी तो उसी के ऊपर छापे मार दी, ठीक है। तो बाकी अगर पॉलिटिशियन देखो, सारे पॉलिटिशियन अपना मजे करते रहे, प्रॉपर में देखा है तो सॉल्यूशन नहीं निकाला बल्कि और छिपाते रहे कहां पर कितने लोगों की डेथ हुई है, तो एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिला। ऐसा नहीं कि सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन ने अच्छा भी काम किया है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जब भी कोई पावर में गवर्नमेंट रहती है, आज के दिन में चाहे कोई भी पावर में हो, कल को कोई भी पावर में आ जाए, वो हमेशा इनका गलत इस्तेमाल करती है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। तो इनका गलत इस्तेमाल जो किया जाता है लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, तो ये सही तरीका नहीं है। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो फिर ये एक तरीके से लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करता है और कोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया कि कितना सही है कि आप लोग यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोगों को लाया गया वो पर्टिकुलर पर्पज को आप लोग फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा डायरेक्ट बोली गई, यानी कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या यही काम आप लोग कर रहे हो, इसी काम के लिए आप लोगों को तैयार किया गया था। एम तो यही रहता है नॉर्मली अगर बात की जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप लोगों को पकड़ना है, यानी कि गलत तरीके से जो कमाई गई मनी है उसको आप लोगों को यहाँ पर पकड़ना है, ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को मेंटेन रखनी है। तो बेसिक तो फंडा ये रहता है कि आप लोग यहाँ पर चीजों में क्लैरिटी लेकर आए, ठीक है। कोई क्राइम एक तरीके से यहाँ पर नार्कोटिक्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है, कोई गलत तरीके से यहाँ पर गलत तरीके की दवाइयां बेच रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन लोगों को ये माना जाता है कि हरास करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर, जो कि काफी हद तक गलत है। इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया 2012 में, आज के 2012 में किए गए थे शायद, हाँ 2012 में। तो उस टाइम पर यहाँ पर लिमिट 5 लाख तक की थी, अभी यहाँ पर किसी भी लेवल पर यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि कई लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जिसके चलते दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर बनाया गया था उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं और ही पर्पज के लिए यहाँ पर ये यूज होता हुआ नजर आ रहा है और ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं, तो आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग को बता दूं, यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप लोग ये कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती हुई नजर आती है। 1 मई 1950 के अंदर इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे चलकर यहाँ पर कई सारी चीजें और देखने को मिली। डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है, ठीक है, वो एक तरीके से एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत यहाँ पर, इसी के चलते आगे चलकर इसका नाम कर दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 2 ऐसे कानून है जिससे अपनी पावर लेता है, एक को बोलते हैं फीमा, दूसरे को बोलते हैं पीएमएलए। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग है यहाँ पर पीएमएलए। कई बार ये बोला था कि जो यहाँ पर सीबीआई हो गया या फिर यहाँ पर ये हो गया, इनको इस तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने ऐसे कार्टून देखे होंगे, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम वायरल होती रहती है और यूपीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। जैसा मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये कौन सा यहाँ पर सही है इसमें स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये आप लोग कौन सा सही नहीं है यहाँ पर ये स्टेटमेंट। चलिए देखता हूँ किस किस को याद है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है और ये मैंने डिस्कस भी किया था
अभी आप लोगों से कुछ दिनों पहले। तो बोला जा रहा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में अभी डिस्कस किया मैंने। इन्फोर्स करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इन्फोर्स करती है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इन्फोर्स करती है प्रोबेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो देखता हूं किसको याद है और किस किसने इसको ढंग से सुना है, इसका आंसर आप लोग बताइए। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रीलिम्स फोकस के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो सारी न्यूज जो है बहुत सारी तो उसके ऊपर थी, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा दी। यहाँ पर ये बहुत सारी न्यूज जो है वो यूक्रेन के बारे में है और रशिया के बारे में, तो वो मैं आप लोगों की ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, वो एक तरीके से सारी एक जगह इकट्ठी कर। तो यहाँ पर भी जो इसके अंदर थी वो सारी न्यूज मैंने आप लोगों को बता दी। पेज 11 पर थी, पेज 8 पर थी, पेज 6 पर थी, तो अलग अलग जगह जो सारी न्यूज थी यहाँ पर, ये सारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं है। अभी यहाँ पर श्रीलंका की नेवी के द्वारा डिटेन कर लिया गया है 22 फिशरमैन को, और श्रीलंका की नेवी के द्वारा ये हरकतें जो है वो कंटिन्यूअस की जाती है। देखिए होता क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिवीजन देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर नीचे आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पाक स्टेट हो गया, और बीच में यहाँ पर पाक बे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर एक लाइन है जो कि डिवाइड करती है इंडिया और श्रीलंका को वाटर के लेवल पर। लेकिन फिशरमैन जो है बेचारे उनको ज्यादा पता रहता नहीं है, वो क्रॉस करके चले जाते हैं कई बार श्रीलंका की साइड में। तो ये अच्छी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है बेसिकली मछली पकड़ने के लालच में। तो यहाँ पर उनके पास में कोई ऐसी ज्यादा वो ट्रिक होती नहीं है, तो वो एक लालच रहता है थोड़ा सा, चलो आज यार थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेते हैं, वो वाली चीजें ना। तो उसके चलते दिक्कतें क्या निकल के आती है बाद में, दिक्कतें यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि ये मछली पकड़ने के लालच में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। पर हमारी कंट्री में अगर कोई श्रीलंका का फिशरमैन आता है, हमारी कंट्री की जो कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर उसको वॉर्न कर देती है कि तुम लाइन क्रॉस करने वाले हो, आगे मत आना। पर श्रीलंका की जो नेवी है वो वॉर्न नहीं करती है। जब हमारे फिशरमैन उनके एरिया में पहुंच जाते हैं तो तब उनको गिरफ्तार करती है। तो यहाँ पर फिर जो है दिक्कतें देखने को मिलती है, तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। श्रीलंका के अंदर ये ट्रोलर जो है वो बैन है। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ट्रोलर यूज किए जाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। तो श्रीलंका के फिशरमैन ये बोलते हैं कि इंडिया जो ये ट्रोलर यूज करता है तो सारी मछलियां पकड़ कर ले जाता है और हमारे हिस्से में कुछ भी मछली यहाँ पर नहीं आती है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये जो ट्रोलर है इसके चलते भी यहाँ पर कई सारी बार दोनों कंट्री के बीच में कई सारे इशू जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, जिसके बारे में कई बार यहाँ पर बातें की जाती हैं। इसी के चलते अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कच्चाद्वीप आइलैंड। ये आइलैंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इंदिरा गांधी जी के टाइम पर श्रीलंका को दे दिया गया था। बोला गया था कि कोई ज्यादा इंपोर्टेंस यहाँ पर नहीं है, इस तरीके से दोनों के बीच में कई बार इशू चलते थे, तो यहाँ पर ये इनको उठाकर दे दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसके आसपास काफी ज्यादा मछलियां पाई जाती है और हमारे फिशरमैन अगर मछलियां पकड़ने जाते हैं तो यहाँ पर उनको श्रीलंका की नेवी जो है वो पकड़ कर ले जाती है। तो ये इशू काफी बड़ा हो जाता है कई बार दोनों कंट्री के बीच में, जिसके बारे में बार बार बातें की जाती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ट्रोलर क्या होता है ये पूछ लिया जाए दोनों कंट्री के बीच में। और बाकी यहाँ पर ये याद रखते हैं साउथ एशियन कंट्री है श्रीलंका यहाँ पर। ठीक है, ये जाफना वाला इंपॉर्टेंट काफी रीजन हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर बहुत सारे इंडियन को यहाँ पर लाया गया था खेती कराने के लिए, और आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे इंडियन वहां पर रहते भी हैं, तो उस पर कई बार अत्याचार होते हुए नजर आते हैं, तो उसके चलते भी ये न्यूज बन जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। श्रीलंका कब आजाद हुआ था ये आप लोग बताइए। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान तो छोड़ो श्रीलंका और चाइना कब आजाद हुए थे ये आप लोग को बताना है। ये डेट आप लोग को पता होनी चाहिए, कई बार क्रोनोलॉजी में हेल्प करती है क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर रेप मोलेस्टेशन के जो केस हैं वो सिटीज के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये बातें बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अभी बात करें तो लैक में केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2011 में जो यहाँ पर एक तरीके से केस थे वो कैसे थे, अभी 2021 में कैसे हो गए, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजों में सर्च होता हुआ नजर आ रहा है, इनके बढ़ रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर। जैसे कि रेप के केसेस हैं बढ़ गए हैं, मोलेस्टेशन छेड़खानी करना लड़कियों के साथ में बढ़ रहे हैं, स्नैचिंग वगैरह चैन एक्सचेंजिंग करना, लूटपाट के केस हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ में रोड पर एक्सीडेंट हो गए वो भी बढ़ रहे हैं। अगर देखा है तो हर एक लेवल पर चीजें यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। तो ये काफी ऐसा माहौल, एक खौफ भरा माहौल क्रिएट कर देता है खासकर लड़कियों के लिए जब यहाँ पर बात आती है। ठीक है, तो इसी के चलते कई बार बात की जाती है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है और कैसे यहाँ पर इनको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर कई सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में रिजल्ट उतना नहीं आता है जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर कुछ चीजें देखने को मिले तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है और खासकर जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात आए तो याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के रिलेटेड यहाँ पर बातें की जा रही है। एक प्रोग्राम शेड्यूल कराया गया आसाम के अंदर में, ये 25 से लेकर 27 फरवरी यानी कि आज से लेकर यहाँ पर ये 27 फरवरी तक चलने वाला है। और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाएगी। नाम है इनका लचित बारफुकन। ठीक है, तो लचित बारफुकन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉर थी यहाँ पर, अगर पुराने टाइम में आप लोग जाएंगे 1671 में। ठीक है,
तो इसलिए हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछा जा सकता है। तो आसाम की हिस्ट्री के साथ में काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर ये हो जाते हैं। इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया यहाँ पर। लचित जो यहाँ पर बोरफुकन जो है यहाँ पर ये कमांडर थे यहाँ पर, और बोरफुकन जो है बेसिकली ये जो आसाम जो किंगडम था जिसको अहोम किंगडम बोला करते थे, तो उसमें आप लोग को आज के में प्रेजेंट टाइम पे आसाम में देखने को मिलेगा। ये काफी जाने जाते थे। एक लड़ाई हुई जिसका नाम था यहाँ पर सराय घाट, ठीक है। तो सराय घाट करके एक लड़ाई हुई थी यहाँ पर, तो 1671 में। तो यहाँ पर उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया यहाँ पर, जिसमें मुगल फोर्स के खिलाफ यहाँ पर लड़े उस टाइम पर, ठीक है। तो ये अहोम किंगडम को बचाने के लिए फिर आगे चलकर इनकी इसी एक साल के जो इसके बाद में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1622 में इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी आखिरी सांसें इनके द्वारा ली गई वो 25 अप्रैल यहाँ पर 1672 के टाइम पर इनकी जो है आखिरी सांसें इनके द्वारा ली गई, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा आइडिया का आप लोगों को इनके बारे में रहेगा तो फिर देखिए कल को अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को ये रहेगा हाँ इसके बारे में सुन तो रखा है, ठीक है। तो उस तरीके से हल्का सा अवेयरनेस आप लोगों को इसको लेकर होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है आईएमडी के द्वारा कंफर्म किया गया क्लाउड्स जो यहाँ पर कुन्नूर के अंदर में कई बार यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो आजकल बात करें जो हमारी कंट्री के पहले अगर जो हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनके साथ में जो दुर्घटना घटी थी जो यहाँ पर रावत साहब के साथ में, उनका जो प्लेन था वो था MI 175 ये 17V5, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर उसके चलते बोला थे मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से 8 दिसंबर को ये दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो आईएमडी के द्वारा यहाँ पर कंफर्म किया गया लो क्लाउड एट कुन्नूर। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि लो क्लाउड था यहाँ पर कुन्नूर के अंदर में। सारे लोग बोले बहुत ज्यादा बादल थे उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो ये चीजें निकल कर आ रही है। देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है उस टाइम पर, वो डिसीजन ले रहे किस तरीके से, जो एक तरीके पायलट है उन्होंने क्या डिसीजन लिया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। वैसे अगर बात करें आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री में 1875 में बनाया गया था। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये इंडिया के लिए काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है ये ओनली इंडिया के लिए काम करे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल रीजनल जो है वो 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो 6 उसकी एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें से एक हमारा आईएमडी भी है। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन में यानी कि हमारी कंट्री का जो मैप देखेंगे उसके नीचे भी यहाँ पर काफी दूर तक ये लोगों को वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। खासकर मलक्का स्टेट तक पहुंचेगा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल तक पहुंचेगा, अरेबियन सी तक पहुंचेगा, पर्शियन गल्फ तक पहुंचेगा। तो काफी बड़े एरिया में आप लोग ये बोल सकते हैं कि इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इधर ये साइड में इधर आगे थोड़ा सा और नीचे आगे, तो सारे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये आईएमडी है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आता है। आज के भी इसके हेड कौन है ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला यह जा रहा था कि जो पर्दा है, पर्दा पुराने टाइम पर इसके खिलाफ काफी ज्यादा एक तरीके से अपोज किया गया सोसाइटी में, और आज के में कोई भी पर्दा यूज नहीं कर रहा है। पर्दा और बुर्का को हटाया गया, पर लेकिन बोला जा रहा है हिजाब जो है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको आप लोग नहीं हटा सकते। इसके चलते अभी जो कर्नाटका में केस देखने को मिला उसके बारे में बातें की जा रही है। तो ये जो केस है अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हाई कोर्ट के अंदर भी है और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर केस को देख सकता है। तो संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 25 जो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसके चलते काफी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो याद रखिएगा जब 7वें शेड्यूल के अंदर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का जो मुद्दा होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि हिजाब को रोका गया था क्योंकि काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो आगे क्या सोल्यूशन निकल कर आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो भी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर केस आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, व्हाट्सएप का जो एडमिनिस्ट्रेटर है नोट लायबल फॉर ऑफेंसिव पोस्ट। यानी कल को चलकर व्हाट्सएप पर अगर उल्टी सीधी चीजें कुछ घूम रही हैं तो यहां पर व्हाट्सएप का जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहां पर इसके लिए लायबल नहीं है, जो इंसान पोस्ट डाल रहा है वही लायबल होगा। मतलब क्या है, कल को चलकर फेसबुक पर मैं उल्टी सीधी पोस्ट डाल देता हूं, ठीक है, तो यहां पर मार्क जुकरबर्ग का गला नहीं पकड़ेगा कोई, जाकर आकर मुझे पकड़ेंगे कि इस इंसान ने पोस्ट डाली है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगी हुई हैं, पता नहीं क्यों लगा रखी है आज के में भी, जबकि हमेशा एजुकेशनल कंटेंट में वहां पर शेयर करता था, ठीक है। इसके चलते वहां पर उस पर पता नहीं जो भी है उनको जो भी लगा होगा मुझे पता नहीं, उस पर वहां पर
काफी लंबे समय से उसमें बोला है कि मार्च तक, मतलब मार्च नहीं, नवंबर तक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं वहां पर कुछ लाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लाइव हालांकि मैं वैसे भी नहीं करता हूं, अभी वो रिस्ट्रिक्शन मार्च तक बढ़ा दी है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये पता नहीं उसके बारे में कुछ रिप्लाई, मैंने मेल भी किया था, उनको कुछ रिप्लाई नहीं आता है उधर से। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब कि रीजन क्या है वो पता तो चले कि क्या कंडीशन है, ठीक है। ऐसे आप लोग कई बार यूट्यूब में चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोग लाइक करते रहा करो वीडियो को, आप लोगों को 1 सेकंड नहीं लगते लाइक करने में, ये एक फीडबैक जाता है यूट्यूब के पास में, जैसे आप लोग वीडियो को लाइक करते हो कि हाँ ये वीडियो जो है वो अच्छी है, और उसके बीच पर फिर वो इसको वीडियो को अच्छे से ट्रीट करता है, वरना फिर वीडियो के साथ में बदतमीजी करता है यूट्यूब, ठीक है। और देखिए मॉर्निंग में कई बार क्या होता है, वीडियो लेट हो जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है यार, इतना टाइम आता नहीं है मॉर्निंग में कि मेरे पास में ज्यादा टाइम हो सके, मतलब 40-40 मिनट से 50-50 मिनट जो है प्रोसेसिंग में ले रहा है। और आजकल ये बहुत ज्यादा हरकतें चल रही हैं। पहले जो था, पहले ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट में प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहा था, अब लगभग आधे से पौना घंटा प्रोसेसिंग में ले रहा है। इसकी वजह से अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, पहले तो थोड़ा सा राउटर में प्रॉब्लम हो गई थी, पर अभी यहाँ पर बदतमीजी जो है वो यूट्यूब के द्वारा काटी जा रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि बनाते टाइम तो मुझे पता नहीं रहता अब अपलोड करने में क्या दिक्कत होगी, और ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कई बार होता है, ऐसा नहीं है रेगुलर, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्शियल टॉपिक जब आ जाता है ना वीडियो के अंदर में, तो उसके ऊपर बड़ी बदतमीजी काटता है यूट्यूब। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर लोगों को बॉम्ब बनाने सिखा रहा हूँ, कभी तो वो वाली फीलिंग आने लगती है। पर लेकिन क्या ही करूँ यार, इसके बारे में मैं कुछ, मतलब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बस वीडियो बनाना हाथ में रहता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है मेरा काम। फिर अपलोड करने के बाद में कितना टाइम वो ले रहा है, अपलोड करने के बाद में उसको लोगों तक नोटिस भी नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों को देखा नोटिफिकेशन नहीं आता है। रेगुलर जो वीडियो लाइक कर रहे हैं उनको तो नोटिफिकेशन देते हैं, क्योंकि यूट्यूब को पता चल गया इनको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो उनके पास में तो नोटिफिकेशन आ जा रहा है। पर लेकिन जो रेगुलर ना लाइक कर रहा है वीडियो को, तो उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। समझ रहे हैं आप लोग ये? तो ये ऐसी भी कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर लाइक करना स्टार्ट कर दे तो नोटिफिकेशन आ रहा है, वरना आ नहीं रहा है। तो यार ये अब इसका खेल है, अब क्या ही बोलूं, बस मैं हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब मैं मजबूर हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं, बस यहां तक हूं यार मैं, ठीक है। बाकी आप लोग देखो जैसे जैसे चीजें क्या है, बाकी चीजें हैं, बस ठीक है, पढ़ते रहो और क्या बोलो, इसमें अपना एंजॉय करते रहो चीजों को, ठीक है। बाकी यहाँ पर ड्रोन का जो सही इस्तेमाल है वो पाकिस्तान करता है, किस लिए? इंडिया के अंदर में ये सारे हथियार गिराने के लिए। तो बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान की साइड से। तो यहाँ पर लश्कर तैयबा जो हो गया, इसी के साथ में इनके जो दूसरे जो ग्रुप है यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से, ये हमारे एरिया में ऐसे तरीके से हरकतें करते हैं। मतलब हम लोग ड्रोन का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने जो दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और चीजों की निगरानी करने के लिए। नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि लोग जो है शराब बेचे और शराब पीते हुए ना पाए जाए उसके लिए। और ये क्या करें, हमारे देश में हथियार डालने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिव तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना। क्या ही होगा ऐसे देश में जब इस तरीके से उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ऐसी हरकतें करती हुई नजर आएगी। तो ये चीजें हैं, अब क्या ही बोला जाए। बाकी यहाँ पर ये गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी है, अभी यहाँ पर मूवी जो है वो रिलीज हो पाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक छोटी सी न्यूज आ रखी है, तो जिसको देखनी है वो जाकर देख लीजिएगा। ये आज का सुडोकू है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और कल का जो सुडोकू था उसका आंसर आप लोगों के सामने, जो कि आंसर है ये बेसिकली रेगुलरली मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सारी चीजें टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग इनको जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, और डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नोट्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं एसएलवी पीडीएफ के ऊपर में, तो ये आप लोग देखेगा। और जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उनका आंसर आप लोग रेगुलर दिया करो। जो भी देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा अपना जितना ही पार्टिसिपेट कर सकते हो उतना पार्टिसिपेट करा कीजिए, ताकि यहाँ पर आप लोग की लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। वरना एक जोन में से दूसरे जोन में पहुंच जाओगे प्रीलिम्स से मेंस से, पर लेकिन एक्चुअल में चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो याद रख सकते हैं। काफी अच्छे से यहाँ पर केसु के द्वारा यहाँ पर आंसर दिए गए, चौरसिया साहब के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था 1976 में, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों के सामने कई सारी चीजें नजर आई। और यहाँ पर ये जो है बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, पार्ट 4A के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट 4A जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसी में 51A आर्टिकल ऐड कर दिया गया। 11th जो ड्यूटी थी वैसे स्टार्टिंग में 10 थी, यहाँ पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में, वो ऐड की गई। बेसिकली पेरेंट्स की ड्यूटी बनाएगी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और यहाँ पर ये आर्टिकल 21 में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नया आर्टिकल ऐड किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनाएगी यहाँ पर कि वो बच्चों को पढ़ाए। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव जो फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज हो गया, ठीक है। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट में बच्चों का अधिकार बना दिया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं अगर इनका फंडामेंटल राइट कानून होता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट की बन गई रेस्पॉन्सिबिलिटी डीपीएसपी के तहत, तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के लिए वो एक्ट भी लेकर आ गए, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने बात की थी, तो 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। पार्ट यहाँ पर बेसिकली 17 और इसी के साथ में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, ठीक है। बाकी लैंग्वेज के बारे में, एजुकेशन जो है वो कौन करंट लिस्ट के अंदर में आता है,
पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आता था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ में नोबेल जो पीस प्राइज है यहाँ पर गया था, यहाँ पर ये बेसिकली मारिया रूसा और दिमित्री मर्तोको यहाँ पर। ठीक है, इनका एफर्ट जो था यहाँ पर काफी ग्रेट एफर्ट इनका यहाँ पर लाया गया था, ये बेसिकली पीस और डेमोक्रेसी के लिए, तो उसके चलते यहाँ पर ये नोबेल के प्राइज। देखिए आप लोग अगर नोबेल प्राइज के बारे में जानना चाहते हैं 2020 और 2021 के कम से कम तैयार करके जरूर जाएगा, और दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर, जो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से कवर भी किया था, जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना ताकि सारी चीजें माइंड में क्लैरिटी हुई रहे। ठीक है, एक इसी के साथ में मैंने बात की थी यहाँ पर इनर लाइन परमिट के बारे में, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ये कहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि यहाँ पर ये जो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, ये आसाम, मेघालय, ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये 6 शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये बातें की जा रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा यहाँ पर दे रखा है क्या हो गया, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके चलते ये एक्सेप्शन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट जो है, यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम अंडर द 6th शेड्यूल, सॉरी 6th शेड्यूल के अंदर में आता है, और इनर लाइन परमिट, दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है, तो इसके चलते ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, इसको आप लोग देख लेना। इसी के साथ में आज की जो वोकैबुलरी है वो है आप लोगों के सामने, टोटल 5 शब्द है जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार आप लोग इनसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं, अच्छा लगता है। पहला जो शब्द है यहाँ पर, इसका नाम है, इसी है बेसिकली टेनुअस, यानी कि तुच्छ, यानी कि वेरी वीक। ठीक है, तो इसके ऊपर सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। बैकलेस यहाँ पर प्रतिक्रिया के बारे में बात की जा रही है, एक नेगेटिव रिएक्शन। इसी के साथ में लेजे फेयर है यहाँ पर, इसका मतलब बेसिकली होता है कि बिजनेसमैन जो है उनको ऑपरेट करने दो, उसके अंदर इंटरफेयर मत करो ज्यादा। तो गवर्नमेंट को साइड में रखने की कोशिश की जाती है, फिर गवर्नमेंट जो है कम से कम इंटरफेयर करे। ये आप लोगों से यूज किया था हिस्ट्री के अंदर भी कई बार, कि जब जब गवर्नमेंट ने जो है इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। सोवरेनिटी संप्रभुता होती है, एक तरीके से सुप्रीम पावर जो है वो ऑथोरिटी रहेगी देश की, कोई बाहर का उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। स्क्यूड का मतलब होता है विषम। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली सडन चेंज कोई ऐसी डायरेक्शन में या पोजीशन में, तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा रहा पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करना और फीडबैक देकर जुड़ जाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।